नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, नीलेश ओझा एंड उनकी जो पूरी टीम है, उनकी जो प्रार्थना है अदालत में, उसके एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आज मैं बात करने जा रहा हूं और इस पर पूरे देश भर से मांग उठ रही है। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन करके, मैसेज करके ये जानने की कोशिश की है कि ये जो प्रार्थना है, ये जो प्रेयर है, वो कहां तक उचित है और क्या ये बात सही है कि दिशा सालियान की केस की सुनवाई उत्तर प्रदेश में हो। क्या उत्तर प्रदेश में दिशा के केस को शिफ्ट किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो क्यों किया जा सकता है? किस लिए दिशा के केस को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की मांग हो रही है? किसने मांग की है? क्यों की है? मित्रों, दिशा के केस को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की मांग स्वयं दिशा के पिता सतीश साल्यान ने की है। सतीश साल्यान ने प्रार्थना में यह भी कहा है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में हमें न्याय मिलने की उम्मीद थोड़ी सी कम दिख रही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि दिशा सालियान के वकील और दिशा सालियान के पिता दोनों को कोर्ट पर भरोसा नहीं है, अदालत पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। दोनों को अदालत पर भरोसा है, कोर्ट पर पूरी तरह से भरोसा है, देश के 140 करोड़ लोगों को भरोसा है, क्यूबाइड नेटवर्क को भरोसा है, अदालत पर पूरी तरह से हम लोग विश्वास करते हैं। कहीं संदेह नहीं है। आज अगर अदालत नहीं होती तो दिशा का केस नहीं खुलता। आज अगर अदालत नहीं होती तो आज सरकार को एफिडेविट पर रिप्लाई कौन मांगता? तो अदालत पर अविश्वास करना बिल्कुल अनुचित है। हम लोगों में से कोई अविश्वास नहीं कर रहा है। पहली बात, सरकार पर भी कोई अविश्वास नहीं कर रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले देवा भाऊ से अपील की है कि वो अपना वायदा पूरा करें। हमें पूरी उम्मीद है कि देवा भाऊ अपना वायदा पूरा करेंगे। सरकार पर भी कोई अविश्वास करने का कारण नहीं प्रतीत हो रहा है। मुंबई पुलिस पर भी अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। एक आध दो पुलिस ऑफिसर के बारे में अभी मैं बात करने जा रहा हूं, लेकिन मुंबई पुलिस पर भी कोई अविश्वास करना शुरू कर दें, उनकी कार्यशैली पर अविश्वास करना शुरू कर दें, यह भी अनुचित होगा। फिर अगर किसी पर अविश्वास करना ही नहीं है तो दिशा के केस को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की डिमांड क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं किसी न किसी पर तो अविश्वास है, किसी न किसी पर तो भरोसा नहीं हो रहा है। वो कौन है जिसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है? वो कौन है जिसके ऊपर शक हो रहा है कि वो दिशा के पिता को सही न्याय नहीं दे सकते हैं, उचित न्याय दिलाने में अड़ंगा डाल सकते हैं, बल्कि न्याय होने ही नहीं दे सकते हैं? वो कौन है? मित्रों, एक बहुत बड़ी लॉबी है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस पर क्यूबाइब को क्यों भरोसा करना चाहिए? अभी तक तो मुंबई पुलिस ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिस पर क्यूबाइब को भरोसा करना चाहिए। मुंबई पुलिस पर परमबीर सिंह ने भरोसे के लायक नहीं छोड़ा, विवेक फंसलकर ने भरोसे के लायक नहीं छोड़ा, अभी जो देवेन भारती आए हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छी फीडबैक नहीं है, और मलवानी पुलिस स्टेशन ने तो पूरी तरह से अविश्वास का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है कि मलवानी पुलिस स्टेशन ऐसा लगता है कि पूरे मुंबई पुलिस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि सच नहीं है, जो कि सच बिल्कुल नहीं है। क्यूबाइब को इस बात पर आस्था है आज भी कि मुंबई पुलिस में एक से एक ईमानदार ऑफिसर बने हुए हैं
और पूरी ईमानदारी से वो कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अविश्वास तब पनपता है जब 11 आईपीएस ऑफिसर को पीछे रख करके जो सीनियर है देवेन भारती को लाया जाता है। हो सकता है कि देवेन भारती बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हो सकता है कि देवेन भारती दिशा के पिता को न्याय दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करे। हो सकता है कि देवेन भारती मुंबई पुलिस की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस करने में भूमिका अदा करे। लेकिन ऐसा लगता है कि यह दिवा स्वप्न है। मुंबई में देवेन भारती की मुखालफत करने वाले सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में पुलिस ऑफिसर पहले से मौजूद हैं। यह कहा जा रहा है कि देवेन भारती सरकार के काफी करीब है। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है, वो कितने करीब हैं, कितने पास हैं, कितने दूर हैं, क्यूबाइब नेटवर्क इसका कोई जमा खर्च अपने पास नहीं रखा है। इसकी कोई कुंडली बना करके क्यूबाइब नेटवर्क ने नहीं रखा है। लेकिन पावर गैलरी में यह चर्चा है कि देवेन भारती सरकार के करीब माने जाते हैं, वर्तमान सरकार के। इसके पहले परमबीर सिंह किसके करीब थे पता नहीं, लेकिन परमबीर सिंह आजकल सरकार के करीबी हो गए हैं। इसके पहले जिस सरकार में वो पुलिस कमिश्नर थे उसके करीबी थे। अब जब दूसरी सरकार बदली तो उसके करीबी हो गए हैं। परमबीर सिंह की ये जो मास्टरी है ये अद्भुत है पाला बदलने की। आप ये कह सकते हैं कि नहीं, परमबीर सिंह एक न्यूट्रल ऑफिसर हैं और वो अपने काम के प्रति जिम्मेदार हैं। परमबीर सिंह किसी नेता के प्रति जिम्मेदार नहीं है। जो भी सत्ता में रहते हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ता है तो वो सत्ता को उसी रूप में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी जब परमबीर सिंह सर्विस में नहीं है तो अपने पुराने आका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपने नए आका के साथ जुड़ गए हैं। ये संदेह पैदा करता है परमबीर सिंह की साख पर। परमबीर सिंह की साख पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर परमबीर सिंह ये दलील दें कि नहीं, हम लोग तो सर्विस के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और जो कोई भी सरकार में आएगा, जो कोई भी पार्टी आएगी तो पार्टी को हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, हम सरकार को रिपोर्ट करते हैं, हम कुर्सी को रिपोर्ट करते हैं। कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति हो सकता है एनसीपी का हो सकता है कांग्रेस का, हो सकता है शिवसेना का, हो सकता है बीजेपी का हो। अभी बीजेपी का है तो हम उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्टिंग जो है हमारी करीबी को नहीं दर्शाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही सेवानिवृत्त हुए उन्होंने पुराने आका को भुला दिया और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहां तक कह गए कि सचिन वाजे का अपॉइंटमेंट हमने नहीं किया है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शरद पवार के कहने पर किया गया है। या जो कुछ भी कुकृत्य हुआ उसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शरद पवार की हिस्सेदारी रहती थी। ये दोनों हमको अपने घर पर बुलाते थे, कभी मातोश्री में, कभी किसी होटल में, कभी शरद पवार जी के यहां, और जो जो डिक्टाट देते थे हम वही काम करते थे। पूरी तरह से अब परमबीर सिंह इसे कहने में कोई उनको हिचक नहीं है। परमबीर सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि जो कोई भी आदेश मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलता था या होम मिनिस्ट्री से मिलता था, हम उसकी तामील करने वाले एक ऑफिसर थे। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है कि हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कौन है? तो तब के मुख्यमंत्री हैं, तब के होम मिनिस्टर हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और इसको उन्होंने कोरोबरेट कर दिया कि जब कभी भी उनको कोई काम करवाना होता था तो ये लोग हमें अपने घर पर मिलने के लिए बुलाते थे, अपने दफ्तर में बुलाते थे। उस दफ्तर में नहीं जहां ये मुख्यमंत्री कार्यालय हो, वहां तो मिलना जुलना होता ही था। लेकिन जब कोई अंदरूनी बात कहनी होती थी तो वो शरद पवार जी के यहाँ मीटिंग हो जाती थी, या मातोश्री में मीटिंग हो जाती थी, या किसी होटल में मीटिंग हो जाती थी। ये बात परमबीर सिंह खुलेआम मीडिया के सामने कबूल कर चुके हैं। इसलिए परमबीर सिंह के ऊपर संदेह नहीं, संपूर्ण संदेह आप कर सकते हैं। अब आई दूसरे ऑफिसर की बात, विवेक फणसलकर की बात। विवेक फणसलकर ने बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर दी। एक पिता जो अपनी दलील लेकर के गया था, अपनी प्रार्थना लेकर के गया था, उसे तो ना सिर्फ सुना, ना सिर्फ उनसे मिला,
नहीं मिला, नहीं सुना, बल्कि 30 अप्रैल तक एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, जो कानून का संपूर्ण उल्लंघन है और कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, कंटेम्प्ट है। इसके केसला और नीलेश ओझा जी ने कई चीजें आपको बता दिया है, लेकिन विवेक फंसलकर नहीं माने, जिद करते रहे, एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, आखिरकार वो रिटायर कर गए। और हमने आपको बताया कि विवेक फंसलकर और परमवीर सिंह दोनों के खिलाफ उसी प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए जिस प्रकार से परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक फंसलकर दूध से झूले हुए नहीं हैं। उन्होंने अपने वर्दी की दिखा दी और तब तक उन्होंने एफआईआर नहीं होने दिया जब तक वो ऑफिस में बने थे, कमिश्नर के पद पर आसीन थे। अब अदालत का आदेश आ गया है, अदालत के आदेश के बाद उनको रिप्लाई करना है। लेकिन नए जो कमिश्नर है वो और देवा भाऊ, वो जो कि होम मिनिस्टर भी है, उनके तरफ से अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि माननीय देवेंद्र भारती जी, जो एप्लीकेशन पड़ा हुआ था सतीश साल्यान जी का एफआईआर दर्ज करने का, उसको आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। आज 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल बीत गया है। 30 अप्रैल को कोर्ट का फैसला आया था कि आप रिप्लाई दीजिए, तो अब पुलिस, होम मिनिस्ट्री, एसआईटी सबके सब रिप्लाई देने में जुट गए हैं। अभी भी कोर्स करेक्शन वो नहीं कर रहे हैं। अरे रिप्लाई तो एक कानूनी प्रक्रिया है, आप देंगे ही, वहां तो आपसे पूछताछ होगी, अभी तो आपको वहां पर जवाब देना है। लेकिन सवाल है कि कानून का आज भी उसी तरीके से उल्लंघन हो रहा है और एक बेटी के पिता को न्याय नहीं देने के लिए पुलिस हर तरह की कोशिश कर रही है। यह साबित हो रहा है। कैसे? जब अदालत ने पूछ दिया कि आपने किस सेक्शन के तहत जांच शुरू किया है एसआईटी को, एसआईटी ने कहा कि अभी हम एडीआर के तहत कर रहे हैं। तो अदालत ने पूछा एडीआर के तहत मतलब एफआईआर कहां रजिस्टर है? सेक्शन बताना पड़ेगा ना आपको, एफआईआर किधर है? एफआईआर में आप वो सेक्शन मेंशन करेंगे। तो नहीं, हम पुराना जो क्लोजर रिपोर्ट था एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की, उसी को आधार मान करके हम आगे की जांच शुरू कर दिया। अरे भाई, आगे की भी जो जांच शुरू करेंगे तो कहीं ना कोई सेक्शन, कोई एफआईआर लिखेंगे। तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं था। अब एसआईटी ने नहीं किया, या एसआईटी को नहीं करने का आदेश था, या एसआईटी को ऐसा नहीं करने से कोई बाहरी शक्ति रोक रही थी, ये तो अनुसंधान का विषय है। देवेंद्र फडणवीस भाऊ ने एसआईटी गठित कर दिया, लेकिन एसआईटी को करना क्या है ये एसआईटी के जिम्मे छोड़ दिया और 2 साल बीत गया, पता ही नहीं चला। हो सकता है क्योंकि देवा भाऊ अपने अलग अलग कामों में व्यस्त हों, लेकिन क्या एसआईटी के ऊपर कोई बाहरी शक्तियां दबाव बना रही थी? बिल्कुल बना रही थी, बिल्कुल। ये पिता पुत्र चैन से नहीं सो पाए हैं जब से पीआईएल लगी है। पीआईएल को लेकर के ही ये इंटरवेंशन फाइल करने के लिए चले गए थे और उस वक्त इनको उम्मीद थी कि पीआईएल में बहुत सारा कोई सबूत मिलेगा नहीं। और अब जब हमने कल आपको बताया कि पिता पुत्र कोर्ट से फरार हो गया है, भाग गया है और लंदन में छुट्टी मना रहा है, तो उनको इस बात का एहसास हो गया कि अब सतीश साल्यान मैदान में आ गए हैं और सबूत के साथ आ गए हैं कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, मेरी बेटी की कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुई है और उनके साथ रेप किया गया था। ये उन्होंने प्रार्थना लगा दी है, ये उनकी याचिका है, ये उनका कंप्लेन है। अब पिता पुत्र को लग रहा है कि बचने का अब कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उनके पास सबूत भी है, तो फरार हो रहे हैं, कोर्ट में इंटरवेंशन फाइल नहीं कर रहे। सवाल है कि 30 अप्रैल के आदेश के बाद सरकार ने क्या कदम उठाया? सरकार ने पुलिस कमिश्नर को क्या कहा? 30 अप्रैल को निवृत्त हो गए फंसलकर साहब, 1 मई को देवेंद्र भारती जी ने कार्यभार संभाल लिया। इतना हाई प्रोफाइल केस, पूरे देश भर में जिस केस की चर्चा हो रही है, देवेंद्र भारती ने फौरन संज्ञान क्यों नहीं लिया?
देवेंद्र भारती ने क्यों नहीं कहा कि साहब वो एप्लीकेशन कहां है, वो निकालो मैं जरा देखूं? वो किसी कमिश्नर को इंगित नहीं था, मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिया गया था वो कंप्लेन, और जो कोई भी मुंबई पुलिस कमिश्नर होगा उस कंप्लेन पर उनकी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितना कि पहले के पुलिस कमिश्नर को करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो नए जो पुलिस कमिश्नर आए हैं उनको सबसे पहला काम यह करना चाहिए था कि साहब वो एप्लीकेशन लाइए, कोर्ट में आपको जवाब देते हुए बन नहीं पा रहा है। या मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर अभी ख्वाबों में खोए हुए हैं, इसी खुशी में है कि मैं मुंबई का पुलिस कमिश्नर बन गया, बस इसी में सबको फोटो और बधाइयां लेने में लगे हुए हैं। या मुंबई पुलिस कमिश्नर को कुछ काम भी करना है, और अगर काम करना है तो इतना बड़ा है प्रोफाइल केस, आपने उसका संज्ञान नहीं लिया। 3 दिन बीत चुके हैं, 18 जून को सरकार को रिप्लाई फाइल करना है, और वो रिप्लाई छोटा मोटा रिप्लाई नहीं है, 700 पेज का कंप्लेन है। एक एक कंप्लेन का एक एक पारा, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड्स पढ़ करके आपको रिप्लाई फाइल करना है, और उस रिप्लाई में सरकार को, कमिश्नर को, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, एसआईटी के अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा कि आप लोग क्या कर रहे थे। जैसा कि आप पिछले दिनों हमने बताया था कि इस कंप्लेन का अगर उनको रिप्लाई फाइल करना है तो पुलिस को, कई पुलिस वालों को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा, और कई लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, चाहे वो रोहन राय हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो। लेकिन 3 दिन बीत गया है, देवेंद्र भारती मौन है। देवेंद्र भारती को किसने रोका है? भाई रिप्लाई तो फाइल करना अलग बात है, लेकिन देवेंद्र भारती क्या एक सजग पुलिस ऑफिसर नहीं है? क्या देवेंद्र भारती को यह मालूम नहीं है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरा महाराष्ट्र यह हो रहा है? लेकिन आज मैं कुछ सवाल आपको और कह रहा हूं, क्यों इस केस को शिफ्ट करना है उत्तर प्रदेश? करोड़ों रुपए फेंके गए हैं, करोड़ों रुपए मीडिया मैनेजमेंट के लिए। 30 अप्रैल की घटना को अखबारों ने, और अखबारों के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, सैटेलाइट चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने तो रिपोर्ट किया, लेकिन सैटेलाइट चैनल पर 30 अप्रैल का इतना इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट था, वो कहीं नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान में वो उलझे हुए हैं। उलझना चाहिए, भारत पाकिस्तान पर मुझे भी काम करना है, अभी हम कर भी रहे हैं। कब लड़ाई छिड़ेगी, कैसे होगी, या लड़ाई होगी भी कि नहीं होगी, इस पर मैं अलग से अभी शोध कर रहा हूं, उस पर भी मैं आपको बताने वाला हूं। सैटेलाइट चैनल अपना काम कर रही है, बिल्कुल उनको करने की पूरी आजादी है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन 30 अप्रैल के इस ऑर्डर को जो बड़े चैनल हैं उनको तो डिबेट करना चाहिए था, उनको तो सरकार से सवाल पूछना चाहिए था कि अब आप रिप्लाई में क्या जवाब देंगे। उनको तो यह सवाल पूछना चाहिए था मुंबई पुलिस कमिश्नर से कि आपने एफआईआर जो नहीं किया है तो अब आप क्या जवाब देंगे। उनको यह सवाल एसआईटी से पूछना चाहिए था कि अगर आपने एफआईआर ही नहीं किया है और अदालत आपसे पूछ रही है कि किस सेक्शन में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है, तो अब रिप्लाई में क्या जवाब देंगे। यह डिबेट का विषय था, डिबेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, यह उनका प्रेरोगेटिव है, मैं उनको एक्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं उनके खिलाफ कोई एक्यूजिशन करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, जिस खबर को मीडिया, खास तौर से सैटेलाइट मीडिया ने, सैटेलाइट चैनल ने तवज्जो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अभी तक एफआईआर करने का संज्ञान क्यों नहीं लिया? होम मिनिस्टर, जो कि देश के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कोई कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा है कि सरकार ने सतीश साल्यान के कंप्लेन का संज्ञान लिया है और सारे संज्ञान को ध्यान में रखते हुए हम इस पर काम कर रहे हैं, जिसको कि कोर्ट ने माना कि आपके संज्ञान का कोई मतलब नहीं है, बोगस संज्ञान है। जब आपने एफआईआर ही नहीं किया तो संज्ञान किस बात का लिया?
कोर्ट ने उनके इस तर्क को खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री ने अभी तक क्यों नहीं संज्ञान लिया? माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कोई वर्जन क्यों नहीं आया? बीजेपी के प्रवक्ता जो सत्तारूढ़ पार्टी है, बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम जी की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया कि ये अब वर्डिक्ट आ गया है, वर्डिक्ट आ गया है और अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, रिप्लाई फाइल करना चाहिए? क्यों नहीं आया? हाय तौबा कोई मची नहीं। कौन मैनेज कर रहा था? किसको मैनेज कर रहा था? किसके द्वारा हो रहा था? यहां से शक पैदा हो रहा है कि महाराष्ट्र में फेयर ट्रायल नहीं चल सकता है। महाराष्ट्र में फेयर ट्रायल को रोकने के लिए सारी कवायदें होंगी। इनकी खाल मोटी हो चुकी है, बेशर्मी की खाल इन्होंने ओढ़ ली है। पुलिस वाले अपनी नौकरी बचाने के लिए एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं और अपने आका को संतुष्ट करने के लिए एफआईआर नहीं कर रहे हैं। एसआईटी बिना एफआईआर के पुराने एडीआर पर जांच कर रही है, फर्जी जांच, फ्रॉड जांच। यही एसआईटी ने दिसंबर 2023 को 24 को कह दिया कि हम जा रहे हैं सीन रिक्रिएट करने के लिए। सारी मीडिया भी पहुंच गई। दिसंबर में भी कहा, जुलाई में भी कहा और अभी दिसंबर में भी कह दिया, लास्ट दिसंबर में, कि हम सीन रिक्रिएट करने जा रहे हैं 24 घंटे में। सारी मीडिया को इंफॉर्मेशन भी हो गया कि कल एसआईटी वहां पे जो अपार्टमेंट है मलाड का, उसमें सीन रिक्रिएट करेगी। कल कभी नहीं आया, एसआईटी की तरफ से कल कभी नहीं आया। यह शक पैदा कर रहा है कि ना तो वहां पर एसआईटी काम कर रही है, ना ही मुंबई का पुलिस कमिश्नर काम कर रहा है। सरकार दूसरे कामों में व्यस्त है और जो बाहरी इकोसिस्टम है आदित्य उद्धव ठाकरे गैंग का, वो इन लोगों को काम करने नहीं दे रहा है। उनके मोल, उनके दलाल सत्ता प्रतिष्ठान में घुसे हुए हैं, पुलिस में घुसे हुए हैं, जो इन कामों को करने से रोक रहा है। और इस वजह से अदालत तक मामला पहुंचने में ही विलंब होगा, वो तारीख पर तारीख लेता चला जाएगा। पुलिस की कोई जिम्मेदारी कोई ठहराएगा नहीं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा आपको कि मुंबई की हाईकोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। अगर इस बार हीला हवाली इन लोगों ने किया तो मुंबई हाईकोर्ट मुंबई पुलिस कमिश्नर को सम्मन देगी और देवेंद्र भारती को कटघरे में खड़ा करेगी। और देवेंद्र भारती, परमवीर सिंह और विवेक फंसलकर के पाप का नतीजा भुगतेंगे। मैंने कल भी कहा था कि देवेंद्र भारती जी, आप होशियार हो जाइए। आप अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप एक जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर बने हैं। आप दूसरे के पाप की गठरी ढोने का काम मत कीजिए। आप फौरन से पेशतर संज्ञान लीजिए और फौरन कहिए, दिशा के पिता को बुलाइए और उनको कहिए कि मैं एफआईआर रजिस्टर कर रहा हूं। आपका संज्ञान का, आपका कंप्लेन मुझे मिल गया, उसकी कॉपी, मैं एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश देता हूं। सवाल है कि विवेक फंसलकर तो ये कहकर के बच सकते हैं कि मैंने उस कंप्लेन को मलबानी पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड कर दिया था या कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया था, कहा था कि टेक द नेसेसरी एक्शन, एप्रोप्रिएट एंड नेसेसरी एक्शन। लेकिन जिनको भेजा था उन्होंने कोई एप्रोप्रिएट नेसेसरी एक्शन नहीं लिया। उसमें विवेक फंसलकर का क्या रोल है? तो जिनका है वो फंसेंगे, फिर उनके पाप की गठरी अभी देवेंद्र भारती क्यों ढोएंगे? इसीलिए मैं अलर्ट कर रहा हूं देवेंद्र भारती जी को कि इन दोनों के पाप की गठरी आप मत ढोइए। और सचिन बाजे ने जो पाप किया है, कुकृत्य किया है, कुकर्म किया है, भ्रष्टाचार किया है, उससे भी आगे चले जाइए। उनके पाप की गठरी आप क्यों ढोएंगे देवेंद्र भारती जी? आप सरकार के करीब हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपने 11 सीनियर आईपीएस ऑफिसर को पीछे ढकेल करके कुर्सी हथिया ली है, बड़ी अच्छी बात है। आपको शुभकामनाएं, हमारे हम आपको शुभकामना दे रहे हैं, पूरी तरह से शुभकामना दे रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल है कि आपने अभी तक कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया, या लेंगे आगे, कल परसों तरसों जब
या इंतजार करेंगे रिप्लाई का? आपको जवाब देना पड़ेगा अदालत में। अदालत आपसे पूछेगी कि मुंबई पुलिस कमिश्नर, जो नए पुलिस कमिश्नर है फणसलकर को तो जवाब देना ही पड़ेगा। जो नए पुलिस कमिश्नर है उनको भी पूछा जाएगा कि आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया है? क्या आप हाइबरनेशन में जी रहे हैं? आप ऑब्लिवियन बन गए हैं? कहां हैं? कुछ पता नहीं है आपको मुंबई में क्या चल रहा है? सैटेलाइट चैनल को जिसे डिबेट करना चाहिए था, जब वो डिबेट करता तब आपको पता चलेगा। क्या आप क्यू5 को नहीं देखते हैं? अदालत पूछेगी, क्योंकि अदालत बड़ी जिम्मेदारी से क्यू5 नेटवर्क को देखती है और अदालत को मालूम है कि हम ईमानदार पत्रकारिता कर रहे हैं, हम वॉइस ऑफ वॉइसलेस हैं। हम इस मुहिम को इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं कि इससे एक ही साध है, सद सद सब सद है। इस एक केस को अगर आप सबने मिलकर के, हमने मिलकर के इसको सॉल्व कर दिया तो पुलिस भी रास्ते पर आएगी, नेता भी रास्ते पर आएंगे, अपराधी भी रास्ते पर आएगा और अदालत की पारदर्शिता भी स्थापित हो जाएगी, न्यायप्रियता भी उनकी स्थापित हो जाएगी, कानून का राज इस देश में है यह स्थापित हो जाएगा और अदालत में लोगों को न्याय मिल रहा है यह स्थापित हो जाएगा। इसलिए हम इस कैंपेन को कर रहे हैं। तो विवेक भारती भी घेरे में है। अब सतीश साल्यान ने जो प्रार्थना की है कि इस केस को यूपी में किया जाए, उसके पीछे का एप्रीहेंशन यही है। इतने दबाव के बाद, पब्लिक एंगर के बाद, लोगों के भारी गुस्से के बाद भी मुंबई के कुछ पुलिस वालों की खाल इतनी मोटी हो गई है कि उनको किसी की नहीं सुनाई पड़ रही है, किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। मुंबई के पॉलिटिशियन की खाल इतनी मोटी हो गई है कि उनको जनता के गुस्से का एहसास भी नहीं हो रहा है। और जो भ्रष्टाचारी, कुकृत्य करने वाले कुकर्मी पॉलिटिशियन हैं, वो तो निर्लज्ज हो चुके हैं। उनकी खाल मोटी ही नहीं है, पतित भी है। आज इंटरवेंशन करने का उनको नहीं पता चल रहा है कि इंटरवेंशन फाइल किया जाए, वो नहीं कर रहे हैं। किस मुंह से करेंगे इंटरवेंशन? इंटरवेंशन करेंगे तो पकड़े जाएंगे पहली फुर्सत में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोटोग्राफ, दो ऐसे सबूत हैं जो उनको सीधे जेल भेजेगा, सुनवाई नहीं होगी उसकी। अब सवाल है कि ये जो इकोसिस्टम है इनका, जिसमें सरकार के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, पुलिस वाले शामिल हैं, एसआईटी के लोग शामिल हैं और कुछ जो दलाल जो अदालतों को मैनेज करने का काम करता है, वो दलाल भी हो सकता है इसमें शामिल, हो सकता है। मुझे जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन यह बात सरेआम होती है कि अदालतों को मैनेज किया जाता है। यह बात मैं अकेला आदमी नहीं हूं। अरे मैनेज तो छोड़िए साहब, करोड़ों रुपया कैश पकड़ा गया तो मैनेज ही मैनेज है। तो अदालतों को जो मैनेज करने वाले जो दलालों का गैंग है वो भी एक्टिव है। अब उन दलालों के गैंग को कौन एक्टिव कर रहा होगा? देवेंद्र फडणवीस तो करेंगे नहीं, तो करेगा कौन? पिता पुत्र। उनके साथ बॉलीवुड के कुछ माफिया जो एक्टर के नाम पर माफियागिरी कर रहे हैं पिछले 25-30 वर्षों से, वो माफिया 30 क्या 40 वर्षों से, पिछले 40 वर्षों से उनका राज चल रहा है, पूरी तरह से गुंडागर्दी करने में लगे हुए 30 वर्षों से। तो इन गुंडों का जो दलाल है, जो हर जगह घुसा हुआ है, मुंबई पुलिस में घुसा हुआ है, सरकार में घुसा हुआ है, राजनीतिक पार्टी में घुसा हुआ है, अदालत में भी घुस करके अदालत को मैनेज करने की कोशिश करा, लेकिन अदालत इस बार मैनेज नहीं होगी। लेकिन यहां से अगर उन्होंने फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर दिया, उसका दबाव नहीं पड़ा, तब फिर अदालत क्या करेगी? ऐसी परिस्थिति में सतीश साल्यान ने जो ये प्रार्थना की है कि उनके केस की सुनवाई सीबीआई को हैंडओवर किया जाए और इस केस को शिफ्ट करके उत्तर प्रदेश ले जाया जाए, तो मुझे लगता है कि ये डिमांड नाजायज नहीं है। अदालत पर अविश्वास बिल्कुल नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट पर पूरा भरोसा है, सरकार पर भी भरोसा है, मुंबई पुलिस के ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर भी भरोसा है। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार एक इकोसिस्टम है, जिसे आप हम सभी जानते हैं, उस पर भरोसा नहीं है। ये भ्रष्टाचार इकोसिस्टम की वजह से इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन आप लोगों का फिर सवाल होगा कि सीबीआई कोई पाक छाप नहीं है। बिल्कुल पाक साफ नहीं, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन वहां के जो बेईमान भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों ने जो गोलमाल किया है, उससे तो इनके ऊपर दबाव पड़ेगा।
तो सीबीआई को ट्रांसफर हो, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो। और सारे लोग सीबीआई में भ्रष्ट हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सीबीआई की भी साख बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए अगर मुंबई पुलिस के ऊपर भी दबाव बनाया जाए और ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को दिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सीबीआई को इसलिए कहा जा रहा है कि सीबीआई को शायद अभी जो सुशांत केस में जो मैनेज किया है नहीं किया है उसकी अभी परत दर परत खोलूंगा। हम लोगों के पास सारा कुछ है, मैंने आपको बताया हुआ है, सब कुछ है हम लोगों के पास सुशांत केस के भी सिलसिले में। तो क्या उत्तर प्रदेश इस केस को शिफ्ट किया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में अदालत पूरी तरह से निष्पक्ष होगी? क्या मुंबई हाईकोर्ट पूरी निष्पक्षता से सतीश साल्यान को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे? ये सब अभी एक सवाल है। हमें उम्मीद है कि अदालत जरूर करेगी, पूरी तरह से उम्मीद है। हमने कहा था उस दिन कि सुनवाई होगी, सुनवाई हुई सुनवाई, उन्होंने आदेश दिया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आदेश दिया जाएगा। ये मामला अब देवेन भारती और सरकार पर आकर के टिक गया है और ये जो बाहरी दलाल है, गुनहगारों की जो टीम है, उस गुनहगारों की टीम से मुंबई पुलिस और सरकार कैसे निपटती है ये देखना बेहद जरूरी है। अगर मुंबई पुलिस और सरकार इन गुनहगारों से नहीं निपट सकी तो एक ही रास्ता बचेगा इस केस को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने का, क्योंकि और किसी जगह तो शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। योगी के राज में अगर यह मामला आ गया, योगी के प्रदेश में, तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की जो डिमांड है सतीश साल्यान की, ये कोई नाजायज डिमांड नहीं है। फिर भी हम ये जरूर भरोसा रखते हैं कि मुंबई हाईकोर्ट न्याय देने में कामयाबी इस बार हासिल करेगा, क्योंकि इस बार इतने पुख्ता सबूत उनके पास हैं कि न्याय में विलंब भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।